गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम राजनीतिक शास्त्र से दूसरा पार्ट पढ़ेंगे जिसका नाम है भारतीय संविधान। इस चैप्टर का हमने इससे पहले वाली वीडियो में रीडिंग की थी। अब हम इसके अभ्यास करेंगे, इसका क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो आपका पहला क्वेश्चन है कि किसी लोकतांत्रिक देश को संविधान की जरूरत क्यों पड़ती है। पहले भी पढ़ा था हमने कि किसी लोकतांत्रिक को देश की संविधान की जरूरत क्यों पड़ती है। देश को सही ढंग से चलाने के लिए जो है देश में संविधान की जरूरत पड़ती है। तो देखो आपको अपनी नोटबुक में किस तरह से लिखना है। किसी भी लोकतांत्रिक देश को संविधान की जरूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि संविधान यह उन आदर्शों का सूत्रबद्ध कराता है जिनके आधार पर नागरिक अपने देश को अपनी इच्छा और अपने सपनों के अनुसार रच सकता है। यह ऐसे नियम निश्चित कराता है जिसके द्वारा शासकों के हाथ में सत्ता के दुरुपयोग को रोका जा सकता है। संविधान यह भी सुनिश्चित कराता है कि कोई भी ताकतवर समूह किसी दूसरे ताकतवर समूह या लोगों के खिलाफ अपनी ताकत का प्रयोग ना करे। तो इसलिए जो है हमें संविधान की जरूरत पड़ती है लोकतांत्रिक देश में। अब आपका दूसरा प्रश्न है कि नीचे दिए गए दो दस्तावेजों के हिस्सों को देखिए। पहला कॉलम 1990 का नेपाल के संविधान का है और दूसरा कॉलम नेपाल के ताजा अंतरिम संविधान से लिया गया है। हमने नेपाल के संविधान के बारे में पढ़ा था ना कि नेपाल का संविधान कैसा था, पहले कैसा था, बाद में कैसा हुआ, उन्होंने आंदोलन किए। तो वही आपको बताना है कि 1990 का जो नेपाल का संविधान था वो किस तरह का था और जो 2007 का जो बना था संविधान आंदोलन के बाद वो कैसा था। तो वो अनुच्छेद 35 में दस्तावेज किया गया था और उनके अनुच्छेद 37 में किया गया था। 1990 में अनुच्छेद 35 कार्यकारी शक्तियों नेपाल अधिकारी की कार्यकारी शक्तियां महामहिम नरेश एवं मंत्रिपरिषद में निहित होगी और अनुच्छेद 37 में कार्यकारी शक्तियां नेपाल की कार्यकारी मंत्रिपरिषद में नहीं होगी। नेपाल के इन दोनों संविधानों में कार्यकारी शक्तियों के उपयोग में क्या फर्क दिखाई देता है, इस बात का ध्यान में रखते हुए आपको लगता है कि नेपाल को एक नए संविधान की जरूरत है। यही बताना है कि हाँ 1990 के संविधान में जो है नेपाल की आवश्यकता है, उसको जरूरत है। क्यों है? क्योंकि देखो 1990 के संविधान में कार्यकारी शक्ति राजा के हाथ में थी, केंद्रित थी, जबकि 2007 के अंतरिम संविधान में जो सत्ता के कार्यकारी थे वो किसके पास चले गए थे? मंत्रिपरिषद के हाथ में। हाँ नेपाल को नए संविधान की जरूरत है क्योंकि 1990 के संविधान में आदर्श निहित नहीं थे जो नेपाल की जनता चाहती थी। तो नेपाल की जनता जो क्या चाहती थी कि जो संविधान है वो जो है किसी भी राजा के हाथ में ना रहे, मंत्रिपरिषद के। आपका तीसरा क्वेश्चन है कि अगर निर्वाचित प्रतिनिधियों की शक्ति पर कोई अंकुश ना होता तो क्या होता। तो आपको बताना है कि जो निर्वाचित शक्तियां हैं उस पे जो है अंकुश। तो देखो अगर शक्तियों पर अंकुश नहीं हो तो निर्वाचित प्रतिनिधियां शक्तियों का दुरुपयोग करते हैं तथा अपनी मनमानी करते। अगर शक्तियों पर अंकुश नहीं होता तो वो अपनी शक्तियों का जो है गलत फायदा उठाते, अपनी मनमानी करते जनता पर, किसी पर भी। वह किसी को भी डराने धमकाने और दबाने की कोशिश करते, अल्पसंख्यकों की अपेक्षा करते। वह अपने निर्णय जनता पर जबरदस्ती थोपते जिस कारण से नागरिक अपने अधिकारों व स्वतंत्रता के उपयोग का सही उपयोग नहीं कर पाती। तो इस तरह से आपको ये तीसरा क्वेश्चन हो गया। अब आपका चौथा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित स्थितियों में अल्पसंख्यक कौन है। इन स्थितियों में अल्पसंख्यकों के विचारों का सामना करना क्यों महत्वपूर्ण है, इसका एक एक कारण बताना है। तो एक स्कूल में जो है 30 शिक्षक हैं और उनमें से 20 पुरुष हैं। एक शहर में जो है 5% लोग बौद्ध धर्म के माने जाते हैं और एक कारखाने में जो भोजनालय में प्रतिशत है वो कर्मचारी शाकाहारी हैं। 50 विद्यार्थी कक्षा में 40 विद्यार्थी क्रिश्चियन परिवार से हैं। तो आपको बताना है इसमें। अब जो पहला है जो महिला का है कि महिला अल्पसंख्यक है, महिलाओं के विचारों का सम्मान करना महत्वपूर्ण है क्योंकि वह पुरुष के बराबर योग्य रखती है एवं स्कूल में पुरुष के बराबर ही भूमिका निभाती है। बौद्ध अल्पसंख्यक है, उनके विचारों का सम्मान करना बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत में धर्मनिरपेक्षता का पालन किया गया है। इसके प्रत्येक समुदाय को अपनी संस्कृति की रक्षा और विकास करने का
अधिकार है। मांसाहारी अल्पसंख्यक है, उनके विचारों का सम्मान करना महत्वपूर्ण है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी पसंद से चुनने का अधिकार है। गरीब परिवार के विद्यार्थी अल्पसंख्यक हैं, उनके विचारों का सम्मान करना महत्वपूर्ण है, क्योंकि सभी विद्यार्थियों को समान अवसर दिया जाना चाहिए ताकि प्रतिभा का विकास हो सके। अब पांचवा क्वेश्चन करेंगे कि निम्नलिखित दिए गए कॉलम में भारतीय संविधान के मुख्य आयामों की सूची बनानी है। आपको कॉलम बनाना है, एक बॉक्स बनाना, उसमें 2 बॉक्स बनाना, उसमें एक कॉलम बनाना है, दूसरे कॉलम में प्रत्येक आयाम के सामने 2 वाक्य लिखना है और आपको अपनी राय बताना है भारतीय संविधान के बारे में। जैसे देखो, मुख्य आयाम महत्वपूर्ण। अब संघवाद है, संघवाद को हमने पढ़ा था ना कि 3 स्तर पे सरकार होती है, तो संघवाद, ये यहाँ पे आपको लिखना है कि संघवाद से आप क्या समझते हो। जब हमने पढ़ा था तो संघवाद से आपको क्या समझ में आया कि संघवाद जो है वो 3 स्तर की सरकार होती है। 3 स्तर की सरकारों के अधिकार क्षेत्र अलग अलग होते हैं। अब 3 सरकार होती है, बताया था तुम लोगों को मैंने जब चैप्टर रीडिंग कराया था, तो उन तीनों सरकार के जो स्तर होते हैं वो मतलब अलग अलग स्तर पर वो कार्य करती है, तो वो लिखना है आपको यहाँ पे। सरकार के 3 अंग विधायक, कार्यपालिका तथा न्यायपालिका के बीच शक्तियों का बंटवारा होता है और इस प्रकार किए गए हैं कि कोई अंग अपनी शक्ति का दुरुपयोग ना करे, क्योंकि शक्तियों का बंटवारे में जो सरकार के जो 3 अंग हैं, विधायक, कार्यपालिका, न्यायपालिका, तो ये जो तीनों हैं ये एक दूसरे शक्तियों के बीच का इनका बंटवारा किया गया। ये तीनों जो हैं इनको ऐसी शक्ति प्रदान की गई है कि ये जो है अपनी शक्ति का जो है दुरुपयोग ना कर सकते, इसलिए ये जो तीनों शक्तियां ये एक दूसरे के ऊपर निरंकुश लगाती है। अब तीसरा है आपका मौलिक अधिकार। तो मौलिक अधिकार देश के जो है सभी नागरिकों को राज्य के सत्ता के मनमाने और निरंकुश इस्तेमाल से बचने के लिए दिया गया है। मौलिक अधिकार की बात, संसदीय शासन परिविधि की, हमने ये 5 पॉइंट पढ़े थे। इसमें इस संसदीय में क्या है, देश के सभी वयस्क नागरिकों को अपनी प्रतिनिधि चुनने का अधिकार दिया गया है। तो आपको इस तरह से इसके अंदर ये सारा लिखना है।